पे इनसे अच्छी तरीके से ड्यूटी ली जाती है, 12-12 घंटे, बहुत अच्छे से। जिसे रोना धोना हो, जिसको छोड़ के जाना हो, वो चला जाए इस तरीके से। और जो इस के पीरियड बाद में तो रुक सोचे जाता भी है, लोग। हाँ, इसकी वजह से जो रुक जाता है, जो वहां पे समझ जाता है कोई बात नहीं है, थोड़े दिन का रगड़ा है, कोई नहीं, रगड़ा खा के तगड़ा ही होना है, ठीक है। तो वो ये देश सेवा नहीं है। अगर तुम देश सेवा के लिए नहीं रेडी हो तो तुम सिविल में ज्वाइन कर लो, वहीं पर सुखी रहो, ठीक है। फौज तुम्हारे लिए नहीं है। तुम वहां एज अ नर्स ज्वाइन करने जा रहे हो, तब भी तुम वहां पे फौजी कहलाओगे, एक एमएनएस ऑफिसर ही कहलाओगे, स्टार्स मिलेंगे। जब स्टार्स लगते हैं ना कंधों पे, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए आप सिविल नर्स नहीं बन रहे हो, ठीक है ना। मिलिट्री नर्स और सिविल नर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है वहां। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। उसमें हमने काफी कुछ डिस्कस किया था उस वीडियो में। लेकिन उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि आपके जो भी डाउट्स हो गए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में बनाएंगे, तब हम एक प्रोफेशनल के साथ बनाएंगे जो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने नोट डाउन किए हैं। एंड हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो आपके इन सारे सवालों का, आपके इन सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर एक्यूरेट आंसर देंगे, जिन पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ आज है प्रियंका मैम। मैम ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए बुक भी लिखी है। उनके एकेडमी से 100 से भी ज्यादा नर्सेस ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन की है। सो वेलकम मैम, वेलकम टू दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, थैंक यू आशीष सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। आज मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि सर ने मुझे इनवाइट किया है। मैं सर को पहले थैंक यू कहूंगी, और जिससे आज आपको काफी ज्यादा प्रीशियस इंफॉर्मेशन मिलेगी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को जानने की। यस सर। ओके, सो मैम मैंने तो एक छोटा इंट्रो जैसे मैं कर सकता हूँ मैंने दे दिया है। मैं चाहूंगा आप भी एक अपना ब्रीफ इंट्रो दे दें। So again, Jai Hind everyone. My name is Priyanka Chauhan and I am founder director of Military Bred Defense Academy. यहाँ पर हम मोस्टली एमएनएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराते हैं, प्लस और भी डिफेंस एग्जामिनेशन हैं जिनकी हम तैयारी करा रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, तो हम दोनों एंट्री जो भी होती हैं आफ्टर 12th नीट वाली एंट्री एंड आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, उसकी एंट्री, दोनों एंट्रीज की हम प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। अभी तक एमएनएस में अगर मैं पर्टिकुलर सिलेक्शन की बात करूं तो 110 प्लस सिलेक्शन हमारी एकेडमी से हो चुके हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे बच्चों के फोटोज के साथ पब्लिश कर रखा है हमने, ठीक है, ऑफिशियली। तो यही मेरा फुल इंट्रोडक्शन है। प्लस अगर मैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूं इन साइकोलॉजी, एंड दिस इज माय होल इंट्रोडक्शन। सो एज यू कैन सी गाइस, जैसे आपने इंट्रोडक्शन सुना है, तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी आंसर्स हमें मिलने वाले हैं उस पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन डायरेक्टली मैं पूछना चाहूंगा, इस साल की जो एमएनएस की पीएच नर्सिंग कोर्स के लिए जो एग्जाम है वो कब होगी? सर इसके लिए मैं ना आपको क्लियर कट आंसर तो नहीं दे सकती, एक एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेड डेट बता सकती हूँ, क्योंकि जो एमएनएस का एग्जाम होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो 12th एंट्री वाले बच्चों का होता है। आप बेसिकली आप जो है वो नर्सिस को गाइड करते हैं, जो लड़कियां बीएससी कर चुकी हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर चुकी हैं, एमएससी नर्सिंग कर चुकी हैं, ठीक है। अब वो गर्ल्स एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन से एंट्री होती है एमएनएस में, उसके लिए अप्लाई करती हैं। वो जो जॉब की वैकेंसी होती है वो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कभी भी आती है। उसकी कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है। आपको मतलब प्रिपरेशन करके रखना है, रैंडम वैकेंसी आती है, और ना कोई उसका मतलब कि वो है। अगर मैं प्रीवियस 2-3 साल पहले की बात करूं, 2023 में ये वैकेंसी आई थी, जिससे हमारे बैच से अप्रोक्स, अगर मैं इस साल की बात करूं, 184 गर्ल्स सिलेक्ट हुई हैं हमारे बैच से 2023 वाली एंट्री में, ठीक है। तो अब है कि दिसंबर 2025 में है कि वैकेंसी आ सकती है और आपका एग्जाम जनवरी 2026 में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है।
बट ये कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, या मुझे कुछ इतना नहीं उसके बारे में आइडिया, क्योंकि इंडियन आर्मी तुरंत इसकी वैकेंसी रिलीज करता है, ठीक है, एंड तुरंत नेक्स्ट मंथ में एग्जाम करा लेता है, बच्चों को 1 महीने तैयारी के लिए भी नहीं मिलता है। तो ये वैकेंसी का सिस्टम है इनका। एंड मैम जो एडमिशन का है, एडमिशन के बारे में अभी जो नोट्स रिलीज हो गए थे, उनका एप्लीकेशन आई थिंक 30 जून लास्ट डेट था। सर एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अभी फॉर्म आए थे, एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, वो क्लास 12th एंट्री वाले बच्चों के लिए है, जो बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो बच्चे सिविल से बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, सिविल से एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीनों डिग्रियां अगर आप सिविल से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कवर आपने किया है, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एमएनएस एसएससी एंट्री के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट एंट्री भी हम कहते हैं। बट जो फॉर्म हर साल निकलते हैं, वो फॉर्म 12th एंट्री वाले बच्चों के आते हैं, उनको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। यस। नीट तो एग्जाम वालों के अभी फॉर्म आए हुए हैं, वो नीट उनके के लिए है। अभी जो फॉर्म रिलीज हुए हैं वो नीट वालों के लिए है। तो इसी हाँ पर एक अगला क्वेश्चन ये है मैम, काफी लोगों का कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि नीट यूजी में क्या स्कोर होना चाहिए, क्या सेफ स्कोर रहेगा कि क्योंकि कॉलेजेस हमें पता है लिमिटेड कॉलेजेस है, 220 समथिंग सीट से ओवरऑल इंडिया में। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा ताकि बच्चे शॉर्टलिस्ट हो। एक सेफ स्कोर, ये डिपेंड करता है कि इस बार का एग्जाम कितना टफ आया है, या मॉडरेट आया है, या बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल आया है। जिस तरीके का नीट का एग्जाम आया उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है, कोई भी फिक्स कट ऑफ नहीं है। क्योंकि इंडियन आर्मी जब फॉर्म रिलीज करती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नीट में ला रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि हम शॉर्टलिस्ट करके दे रहे हैं कि 500 वाले बच्चे ही हम लेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये लक बाई चांस वाला फैक्टर मैं बहुत मानूंगी इसमें। अगर आप मतलब 120 140 130 भी मार्क्स जितने आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, आप फॉर्म फिल कर देते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं, तो आपका चांसेस है कि आपका नंबर आ जाए, आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाए स्क्रीनिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए। बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में ये दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। प्लस एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि मैम क्या मतलब 500 प्लस ही मार्क्स लाने हैं, 600 प्लस लाने हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके 350 400 500 मार्क्स हैं तो आप बहुत आसानी से, जैसे इस बार पेपर काफी टफ था नीट का, तो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, वो 300 प्लस वालों का आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ काफी कम जाएगी क्योंकि पेपर टफ था, तो ऐसे जाता है। और पेपर अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर इसके बाद आपका एक ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है प्लस इंटरव्यू। ये बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में दोनों प्रोसेस होती हैं। तीसरी प्रोसेस इनकी मेडिकल है, वो भी वही होता है। एक्चुअली इस चीज पर मैं आने ही वाला था कि एग्जाम प्रोसेस कैसे होते हैं या फिर किस फेजेस में एग्जाम होती है। जैसे आपने बताया कि पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड फिर उसके बाद सीबीटी एग्जाम और फिर इंटरव्यू और मेडिकल होता है। तो इसमें और हम जानना चाहेंगे मैम कि जो सीबीटी एग्जाम होते हैं बेसिकली उसमें सिलेबस क्या होता है और डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, किस प्रकार की वो एग्जाम। ठीक है, जो सीबीटी एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका इंग्लिश आता है, जीके आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स आता है। ये चार चीजें तो आनी ही आनी है, ठीक। अब डिपेंड करता है कि कितना आता है, तो मैं आपको बताऊं 40 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके दो दो नंबर पर क्वेश्चन होगा, मतलब 80 नंबर का रहेगा। 40 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, एंड वन मोर थिंग, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप तुक्के के भरोसे बैठे हैं तो भूल जाइए, ठीक है, तुक्का नहीं चलने वाला है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये काफी टफ हो जाता है क्योंकि वो जीके पढ़ते नहीं है, रीजनिंग पढ़ते नहीं है, करंट अफेयर उन्होंने कभी छुई ही नहीं, उनको तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही मतलब था। तो ये एक टफ चैलेंजिंग हो जाता है उनके लिए। और इसमें भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, प्लस इसका एक ये मतलब कॉन्फिडेंशियल रहता है, इसके कोई मार्क्स ओपन नहीं करती है इंडियन आर्मी। बट हाँ, एटलीस्ट पास तो होना ही है आपको इसमें।
और ये जो एग्जाम होते हैं, जैसे एक जो सीबीटी है वो ऑनलाइन रहेगी मल्टीपल सेंटर्स पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज जो होती है इंटरव्यू की और मेडिकल की, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। स्टूडेंट्स काफी पूछते हैं कि ये कहाँ पे होगा, कैसे होगा। एक क्लैरिटी मैं सर करना चाहूंगी, जैसे सीबीटी एग्जाम है, जी। आपका सीबीटी, इंटरव्यू और आपका मेडिकल, ये तीनों चीजें 1 से 2 दिन में बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के अंदर ही होता है। कहीं हाँ। भी इसका सेंटर नहीं जाता है। अगर आप केरला से हैं, मुंबई से हैं, बिहार से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, कहीं से भी दुनिया के कोने से हैं, आपको बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट ही आना पड़ेगा इन तीनों प्रोसेस के लिए। ठीक है, तीनों प्रोसेस आपकी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट जाएंगी, कहीं भी आपका सेंटर नहीं पड़ने वाला है। सीबीटी, इंटरव्यू, मेडिकल, तीनों की तीनों प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली है, क्योंकि आज जैसे मैंने भी बोला था कि मल्टीपल सेंटर्स पे सीबीटी होगी, यही काफी लोगों का कंफ्यूजन था, यही काफी लोगों का कहना था कि सीबीटी तो हो जाएगी जैसे नीट की होती है और बाकी एग्जाम्स होते हैं। ये जो मैम आपने बताया सीबीटी के बारे में, उनका सिलेबस आपने बताया, हमने इंटरव्यू के बारे में हम जानना चाहेंगे, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जीके के क्वेश्चंस आएंगे या फिर किस प्रकार के इंटरव्यू होंगे, एंड उसके लिए स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इट इज बेसिकली ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। ठीक है, एंड OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। आप बेसिकली जा रहे हैं एज अ नर्स जाएंगे, बट आप एक केवल नर्स नहीं होंगे, आपके अंदर क्वालिटीज भी होनी चाहिए फौज में सर्व करने की। ठीक है, दैट इज कॉल्ड OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। लाइक आपको पता होना चाहिए हाउ टू टेक क्विक डिसीजन, है ना। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत सारी 14 क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर देखी जाती हैं जब आपको, जो एसेसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं, वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आपको एसिस्ट करते हैं। अप्रोक्स 5 to 6 ऐसे लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं वहां पे, जो बैठे होते हैं ना, आपको एसिस्ट करते हैं पूरा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, MNS के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मे बी वो सिविल यूनिफॉर्म में हो सकते हैं या सिविल गेटअप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है। और इंटरव्यू में आपकी फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो लोग। ठीक है, जीके के क्वेश्चंस भी रहते हैं, नीट के भी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इससे पहले काफी सेंटर्स ऐसे थे जहां पर ये जो एग्जाम होता था डायरेक्ट होता था MNS का। ये नीट तो 2021-22 से आया है, 22 से। ठीक है, जब उससे पहले काफी ज्यादा मतलब कि एग्जामिनेशन सेंटर पे सेटिंग चल जाती थी हरियाणा वगैरह साइड में, तो उसको चेक करने के लिए इंटरव्यू में ये चीज रखी गई कि नीट का पूरा थोड़ा बहुत मतलब बेसिक पूछते हैं, कहीं ये बच्चा कुछ सेटिंग वेटिंग से तो नहीं आ गया है यहाँ पर। और जीके के क्वेश्चंस भी रहते हैं, और मतलब नॉर्मल करंट अफेयर्स भी रहते हैं उसमें, और आपके बारे में होता है, आपके फैमिलीज के बारे में रहता है। क्योंकि जो बच्चे 12th एंट्री से जा रहे हैं उनका इंटरव्यू बिल्कुल अलग रहता है, और जो SSC, जो नर्सिंग करने के बाद, सिविल से नर्सिंग करने के बाद जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू बिल्कुल अलग रहता है। तो हमने दोनों इंटरव्यूज की तैयारी कराई है, तो हमें पता है उनके में क्या पूछा जाता है, इनके में क्या पूछा जाता है। इनका बेसिकली, अगर मैं 12th एंट्री वाले बच्चों की बात करूं, तो इनका बेसिकली इतना ही पूछा जाता है, इनके पूरा फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छे से करके जानी है ना। जैसे एक आप एक ऑफिशियल इंटरव्यू के लिए जाते हैं, गेटअप आपका अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ये सारी चीजें। हैं। तो ये तो बहुत इंसाइटफुल बातें आपने बताई मैम, कि इसके बारे में जो भी चीजें आपने बताई दोनों भी आपने क्लियर किया, एक्चुअली सेपरेट क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे कुछ मतलब काफी सालों से जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन काफी कॉमन है कि बीएससी नर्सिंग, मतलब जिन लोगों को एज ए ज्वाइन करना है अपना बीएससी नर्सिंग या फिर आफ्टर पासिंग नर्सिंग, तो ऐसा मैंने भी पढ़ा है कि अगर आपने नर्सिंग के 4 साल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हैं तो ही आप एलिजिबल होते हैं। और सेकंड इसको ये ऐड करूंगा इसी में कि क्या जीएनएम और पीबीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए डायरेक्ट आफ्टर बीएससी नर्सिंग या फिर आफ्टर नर्सिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर मैं बात करूं, जो आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होना चाहिए,
तो बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, लाइक आपको कोई बीमारी हो गई है या ऐसी कोई ट्रेजरी हो गई है आपके साथ, आप नहीं एग्जाम दे पाए हैं, या कुछ और मेंटल टेंशन हो गई है, तो ये सारी चीजें चल जाती हैं। आपको वहां पर एक गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है, या आपको वहां पर अपनी उस चीज को मतलब कि बताना पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने कि क्यों ये हुआ। वो पूछते हैं कि आपके जो मार्कशीट है उसमें रेस आया है, ग्रेस आया है, वॉट एवर, ठीक है, आपके मार्क्स यहाँ पे कम है, आप या फर्स्ट टर्म में क्यों फेल हुए, या क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम। तो उन्हें एक वेरीफाइड आंसर अगर जब मिलता है और आपके पास कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप वो दिखाते हैं, तो डेफिनेटली आपको फेवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी वजह से नहीं कर पाए हो। और सबसे बड़ी चीज सर क्या होती है ना, जब आप एग्जाम निकाल के जाते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर मेरिट है, ठीक हाँ। है। एग्जाम हवा में नहीं निकलता है, जब बच्चा पढ़ता है ना बहुत मेहनत से तभी एग्जाम निकलता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि जिसका ग्रेस आया है, जो फेल हो गया है, तो उसका एग्जाम होना ही है, क्योंकि एमएनएस का एग्जाम इतना भी हलवा नहीं आता है कि तुम गए बैठ गए और एग्जाम निकल गया, ठीक है ना। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देके जो जाएगा, अगर उसके अंदर मेरिट होगी तभी वो वहां तक पहुंचेगा। और उस चीज को इंटरव्यूअर्स भी जानते हैं, क्योंकि उनकी एज, उनकी जॉब हमारी एज से डबल है, ठीक है ना। जो बच्चे जा रहे होते हैं वहां पे इंटरव्यू देने, तो उन्हें काफी ज्यादा नॉलेज होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप इतना ना सोच के, या वहां पे ऐसा मेंशन भी है, तो अगर आपके साथ कोई ट्रेजरी हुई है आप जरूर अप्लाई करो, ठीक है। ऐसा कहीं भी वो नहीं है कि आप अगर फेल हो गए या आपके साथ कोई ट्रेजरी हो गई तो आप उसी में अपना जीवन काट दो कि भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बेकार हूँ, ठीक है। तो लाइफ में बहुत चांस मिलते हैं, अगर आपके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है, आप जाइए, एग्जाम का फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम दीजिए, और डेफिनेटली अगर आपके अंदर कैलिबर होगा, आप एग्जाम भी क्रैक करेंगे, इंटरव्यू भी क्रैक करेंगे, एमएनएस ऑफिसर भी बनेंगे, ठीक है। ये तो बहुत जबरदस्त मोटिवेशन दे दिया आपने मैम। हाँ, उसमें एक रहेगा ना, जीएनएम और पीबीएससी वाले भी क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते यस यस, एएनएम एलिजिबल नहीं होता है, जीएनएम एलिजिबल नहीं होता है। एएनएम एंड जीएनएम ये दोनों लोग एलिजिबल नहीं है। अगर जीएनएम एएनएम वाले पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं एसएससी एंट्री के लिए, जो डायरेक्ट आती है उसके लिए। और बाकी बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, ये लोग तो हैं ही। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये तीन लोग ओनली कर सकते हैं। प्लस इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं होती है, कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। बट हाँ, प्रिफर करते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप चीजों को अच्छे से बता पा रहे हो। हमारे प्रीवियस बैच में एम्स की भी लड़कियां थी जो एम्स नर्सिंग कर रखी हैं, एम्स के कॉलेजेस से। तो उनके पास काफी अच्छी नॉलेज थी, वो मतलब उनके पास कोई वैसा था नहीं कि उन्होंने जॉब किया हो, बट लाइक उनकी ड्यूटीज वगैरह ही लग जाती हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर उन्हीं हॉस्पिटल्स में ड्यूटी रहती है, तो उनके पास काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो वही हेल्प करती है इंटरव्यू के टाइम पे। आपसे जब क्वेश्चन किए जाते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पे, तो बच्चा काफी अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर लेता है वहां पर। हैं? और इसको और ऐड थोड़ा ऐड करके क्वेश्चन पूछेंगे मैम। एक रिसेंट मुझे जो डीएम इंस्टाग्राम पे डीएम पे आया था कि क्या यहाँ पे ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि मैरिड होगे तो आपको एलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा, या फिर अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं, डाइवोर्स सेपरेटेड? तो इसके बारे में प्लीज जरा क्लियर। सर, जो 12th एंट्री से लड़कियां जा रही हैं, क्योंकि उनको बीएससी करना है आर्मी के 6 कॉलेजेस से। आर्मी के 6 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहां से इनको बीएससी करना पड़ता है और ये डायरेक्ट एमएनएस ऑफिसर बन जाती हैं। ये जितनी भी लड़कियां जो 12th एंट्री से, नीट वाली एंट्री से जा रही हैं, इन लड़कियों को इन्हीं कॉलेजेस में जगह मिलती है। प्लस यहाँ पे इनका फ्री ट्रेनिंग, फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, एवरीथिंग फ्री, सारा कुछ फ्री मिलता है। और एज अ नर्सिंग कैडेट ये वहां पर 4 साल रहती हैं, उसके बाद वहीं से कमीशन हो जाती हैं, एमएनएस ऑफिसर बन जाती हैं, ठीक है। तो सारा कुछ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बट इनकी एक कंडीशन होती है 12th वाले बच्चों के लिए कि आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड शादी नहीं कर सकते हैं। आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और ऑब्वियसली 18 से 24 साल के बीच में कोई शादी नहीं करता पढ़ने वाली लड़कियां अभी, अगर बात करूं तो 18 17.5 से लेके 24 साल इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th वाले बच्चों की।
तो ये लोग मतलब शादीशुदा तो वैसे भी नहीं होते हैं, नीट वाले बच्चे बहुत कम है चांसेस कि ये लोग शादीशुदा हो। तो उसमें तो अनमैरिड, लीगली सेपरेटेड या डिवोर्सी यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर एसएससी एंट्री की बात करूं जो डायरेक्ट आती है, जिसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, एमएससी नर्सिंग वाले, ये मैरिड, अनमैरिड, लीगली सेपरेटेड, विडो, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जैसे कोई है नहीं जॉब वालों के लिए नो कंडीशन, और जो बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी कंडीशन है। और एक और जो क्वेश्चन होता है, इवन मैंने पीडीएफ में भी पढ़ा था कि बॉन्ड होता है काइंड ऑफ, तो वो एक बार आप क्लियर कर देंगे तो हेल्प होगी। हाँ, अगर जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं, नीट वाले, वो जा रहे हैं, अब सपोज दैट आप भी ये बात समझते होंगे कि अगर कोई जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे 4 साल पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके सारे खर्चे उठाएगी गवर्नमेंट, तो बॉन्ड तो साइन कराएगी। ठीक है, अगर 4 साल वो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें देश को 5 साल तो अपने कम से कम देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें देश ने काफी कुछ दिया है फ्री में। ठीक है, तुम टैक्सेस पे पले हो 4 साल, गवर्नमेंट ने तुम्हें पाला है, 4 4 साल ट्रेनिंग दी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी देश को कुछ देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि जो बॉन्ड साइन कराया जाता है, लाइक अपने फर्स्ट ईयर में छोड़ते हो या एक हफ्ते में छोड़ते हो तो 2 लाख के करीब देने पड़ते हैं रुपए, इस टाइप से अलग अलग सिस्टम रहता है हर साल का। तो वही चीजें हैं कि अगर आप जा रहे हो तो मुझे लगता है अगर आपको बॉन्ड वॉन्ड से डर लगता है तो फिर आप जाओ ही मत। अगर दिल में देश सेवा नहीं है, अगर तुम देश सेवा के लिए नहीं रेडी हो, तो तुम सिविल में ज्वाइन कर लो, वहीं पर सुखी रहो। ठीक है, फौज तुम्हारे लिए नहीं है। तुम वहां एज अ नर्स ज्वाइन करने जा रहे हो, तब भी तुम वहां पे फौजी कहलाओगे, एक एमएनएस ऑफिसर ही कहलाओगे, स्टार्स मिलेंगे। जब स्टार्स लगते हैं ना कंधों पे, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए आप सिविल नर्स नहीं बन रहे हो। ठीक है ना, मिलिट्री नर्स और सिविल नर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां तुम्हारे ऊपर प्रॉपर जिम्मेदारी होगी एक एक, वहां पे तुम किसी सिविलियन को ट्रीट नहीं कर रहे होगे। है तो सारे पेशेंट ही, बट वहां पर उन लोगों को तुम ट्रीट कर रहे होगे जहां जिनके फैमिलीज, जिनके मतलब कि हस्बैंड, जिनके बच्चे फौज पे, सरहद पे खड़े हुए हैं, है ना। तो तुम्हें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अपना देना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए खड़े हैं और तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। तो वो जिम्मेदारियां होती हैं, जब कंधों पे सितारे लगते हैं ना, तब जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है जो लड़कियां मोटिवेटेड हों, जो लड़कियां लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, तभी वो फौज में आए, एमएनएस ऑफिसर के लिए ट्राई करें। नहीं तो जिंदगी भर रोते रहोगे कि अरे भाई कहाँ ट्रेनिंग में फंस गए। यही चीजें हैं। एकदम एकदम सही कहा मैम आपने। हाँ, हम्म। तो जैसे आपने सितारों की बात की, कंधों पे जो सितारे, तो जब कोई एमएनएस ऑफिसर बनता है, मतलब राइट आफ्टर बीएससी नर्सिंग किया है, 4 साल पढ़ा है, एंड उसके बाद कमीशन होते हैं, और जो लोग बाहर से सिविल से नर्सिंग करके आते हैं एंड उनको जॉब मिलती है, तो फर्स्ट पोस्ट क्या मिलती है? दोनों को सेम मिलती है या फिर डिफरेंट? उनको सेम ही मिलती है, उन्हें भी एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया जाता है। एज अ लेफ्टिनेंट ही वो लोग ज्वाइन करती हैं। और मतलब लाइक आज उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही उनको पता चल जाएगा उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। हमारी काफी लड़कियां जम्मू में पोस्टेड हैं अभी, पुणे में बहुत सारी लड़कियां पोस्टेड हैं, हिमाचल में भी हैं, और बहुत अलग अलग कोने में पहुंच चुकी हैं अब लड़कियां, हर जगह, झारखंड में, बिहार में, बहुत जगह। तो उनको मतलब पहले से ही लेटर मिल जाता है, पोस्टिंग लेटर में स्टेट का नेम लिखा होता है, पर्टिकुलर जो मिलिट्री हॉस्पिटल होता है उसका नाम। बस जाना है, उस डेट पे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट के साथ साथ इन लोगों को बता दिया जाता है कि ये लिस्ट मिल जाती है, ये सारी चीजें कैरी करके लाओ। यहाँ पर तुम्हें यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दी जाएगी, यहाँ पर कमीशन कर दिया जाएगा, ऑफिस में इनको स्टार्स दे देते हैं इनके सीनियर्स, और बस कमीशन हो जाते हैं ये लोग वहीं पर। और मैम अगर जैसे हम बाहर नर्सिंग करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं, उसके बाद हम कहीं स्टडीज भी कर सकते हैं, तो क्या एमएनएस में ये ऑप्शन अवेलेबल है? लाइक बीएससी नर्स, एमएससी कर सकते हैं। हाँ, एमएससी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो उनके लिए एलिजिबिलिटी है जो लड़कियां, देखो, बीएससी नर्सिंग यहाँ से किया है, एमएससी नर्सिंग के भी ऑप्शन है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो अपना पुणे में है, वहां पर नर्सिंग का कॉलेज है, वहां पे एमएससी नर्सिंग का ऑप्शन रहता है। ठीक है,
तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आपको एक परमिशन लेटर लिखवाना पड़ता है सीनियर से, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए। ओके। या आप सिविल से भी करके आए हैं तो भी आपका वैलिड रहता है। जो बच्चे अलग से जो एंट्री से जाते हैं ना एसएससी, उनमें काफी लोग एमएससी नर्सिंग से भी जाते हैं, तो उनके प्रमोशन के भी चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमारी कुछ गर्ल्स थी, वो एमएससी नर्सिंग करके भी गई है, तो हो सकता है उनको कैप्टन एक एक साल पहले बना दिया जाए, तो ये हो जाता है उनके साथ। हम्म। और अ, अभी ये तो काफी कॉमन चीज है कि जैसे रैंक बढ़ेगा, प्रमोशन मिलेगा तो सैलरी बढ़ेगी। तो जब, और सैलरी बहुत मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, हर एक को जानना पड़ता है, हर एक को जानने को बहुत मतलब एक्साइटेड होते हैं कि क्या सैलरी रहेगी। तो जब अगर कोई फ्रेश ज्वाइन करता है एज ए लेफ्टिनेंट, तो इनिशियल सैलरी क्या होती है? ओके, अगर हम बात कर रहे हैं एसएससी एंट्री की, तो अभी फ्रेश फ्रेश सैलरी का मैं बता देती हूँ। तो 6 मंथ्स तो आपको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग बीएससी नर्सिंग वाले जो जा रहे हैं बच्चे सिविल, क्योंकि डायरेक्ट आप सिविल से जा रहे हैं, आपको वहां की नॉलेज भी नहीं है, बस कमीशन कर दिया गया, एक दिन आपको सितारे दे दिए हैं, अब थोड़ा तो रगड़ा मिलेगा 6 महीने का। फौज को ज्वाइन करने जा रहे हो तो 6 महीने प्रोविजन पीरियड पे ये लोग रहते हैं, और उस टाइम तो चले जाते हैं, बढ़िया लड़कियां चली जाती हैं, जो मतलब काफी लड़कियां हैं, एक दो लड़कियां जो डर के मारे छोड़ के भाग भी आई हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं हमारे बैच की कुछ कुछ, इतना समझाने के बाद भी, और बाकी इंजॉय भी कर रही हैं। तो क्या होता है बहुत बार कि अभी अगर मैं सैलरी की बात करूं, प्रोविजन पीरियड में भी सैलरी मिलती है, बट 6 महीने ये लोग अकाउंट में नहीं देते हैं, आपके क्रेडिट होते हैं बट आपको अकाउंट में नहीं शो होंगे। 6 मंथ्स के बाद आपके अकाउंट में सारे रुपए आ जाएंगे। अप्रोक्स अगर मैं सैलरी की बात करूं, 6 लाख प्लस कुछ सैलरी आई थी सारे बच्चों के अकाउंट में। 6 महीने बाद कुछ ऐसा कुछ आया था, 5 to 6 लाख के आसपास। तो काफी खुश थी सारी लड़कियां कि मैम मजा आ रहा है बहुत। मैंने कहा हाँ मैम के लिए मिठाई का डब्बा भाई भेजो, सबसे पहले सैलरी आई है तो काफी लड़कियों ने सेंड किया था मुझे मिठाई का डब्बा ओके। तो तो मतलब सैलरी बहुत अच्छी है। एंड उसके साथ साथ सैलरी तो है ही, आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, फैमिली को रखने की फैसिलिटी मिलती है, आप अपने पेरेंट्स को साथ रख सकते हैं, ठीक है, कैंटोनमेंट एरिया मिलता है आपको बहुत अच्छा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको मतलब काफी सारी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि कैंटोनमेंट एक तरीके से गर्ल्स के लिए सेफ भी है बहुत ज्यादा, ठीक है, वहां पे आराम से वो लोग रह सकते हैं, और बहुत सिक्योरिटी है। मुझे लगता है सिविल से ज्यादा एमएनएस गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत बेहतरीन है बहुत ज्यादा। और मैम हमने स्टाइपेंड की सैलरी की बात की। अ, जब हम लाइक जब बीएससी नर्सिंग करते हैं, जब स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग करते हैं, उस टाइम पे क्या उनको कुछ स्टाइपेंड या फिर कुछ मिलता है 4 साल? हाँ, अप्रोक्स हर ईयर के हर ईयर के अकॉर्डिंग होता है इन 4 सालों में। अगर आपका धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ चला जाता है, लाइक फर्स्ट ईयर में आपको अप्रोक्स 1,000 मिला है, हर मंथ में 1,000 मिल हाँ। रहा है, 2,000 मिल रहा है, इस तरीके से फिर 3 4 5 ऐसे ऐसे स्टाइपेंड बढ़ता चला जाता है। बट मैं एग्जैक्ट तो मैंने पूछा नहीं अभी तक, बट मैं अपने जो भी बच्चे अभी एफएमसी वगैरह में उनसे पूछ के कंफर्मेशन आपको जरूर दूंगी। ओके। ओके। तो उसके लिए बच्चों आपको मैम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाना। सो हमने काफी कुछ क्वेश्चंस मैम से पूछे हैं, और एकदम एक्यूरेट आंसर हमको मिले, एकदम बेस्ट आंसर हमको मिले हैं। तो मैम आप इन बच्चों को जो आफ्टर नर्सिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो 12th के बाद अभी जैसे एडमिशन प्रोसेस शुरू ही होने वाली है, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो इन लोगों को आप कैसे गाइड करते हो आपकी एकेडमी ये और मैं ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने मैम के वीडियोस देखे और मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा, उसके बाद हमने मैम से कांटेक्ट किया और उनको हमारे चैनल पे इनवाइट किया है। सो यस मैम, आप। तो सबसे पहले पेड प्रमोशन नहीं है, ये आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं इसको मतलब वो भी नहीं करती हूँ कि मैं रुपए देके प्रमोशन कराऊं, ये मेरे एथिक्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं प्रमोट ही नहीं करना चाहती हूँ, ये चीज पसंद ही नहीं है। जब तुम्हें सब कुछ अच्छा लगे, तुम्हें लगे हाँ जेन्युइन सिलेक्शन रेट है, तभी हमें किसी को भी सपोर्ट करना चाहिए, और कुछ चीजें फ्री में भी अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को। एग्जैक्टली। अगर पेड की बात करूँ, तो अगर आपको पेड लेना है तो पेड के लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। आई थिंक ये हाँ। थोड़ा सा ब्लर हो रही है, बट नहीं लगा। आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे सर डाल दीजिएगा, यस। ठीक है।
इसमें जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी सारा कुछ है। और ये गाइड अमेजोन पे भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और काफी अच्छी रेटिंग्स हैं, बच्चे काफी पढ़ रहे हैं इसको। ये बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे भी ले सकते हैं, उनके लिए वॉल्यूम 1 है। जिनकी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग, उनके लिए वॉल्यूम 1 है। एंड 12th एंट्री वालों के लिए ये पूरी बुक है, कंपलसरी बुक है। इसमें इंटरव्यू, रिटन एग्जाम, सारा कुछ इंक्लूडेड है। आपको कहीं और से किसी की मदद भी लेने की जरूरत नहीं है, कहीं फालतू के वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, 50 चीजें, 50 डाउट, ये वो। तो मुझे ऐसा कहना था कि मेरा ऐसा बुक बनाने का मन था कि बच्चा बस बुक पढ़े, उसे सारी क्लैरिटी आ जाए कि हाँ क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, पढ़ना कितना है। क्योंकि यहाँ इंडियन आर्मी भी क्या करती है ना, बच्चों को 2 बातें लिख देगी और ना सिलेबस प्रोवाइड करती है ना कुछ प्रोवाइड करती है। तो मैंने सिलेबस भी उसमें प्रोवाइड करके रखा है। इवन आई हैव ऑल्सो मेंशन एवरीथिंग, मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, तो कहीं भी नहीं जाना है आपको। दूसरी चीज है, हमारे कोर्सेज भी चलते हैं, इंटरव्यू की क्लासेस भी चलती है। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मिलिट्री ब्रेड डिफेंस एकेडमी के नाम से। उसमें हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं। हमारा ऐप भी है सेम नेम से, ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां से जाके आप फ्री कंटेंट भी पढ़ सकते हैं, उसमें काफी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। पेड कंटेंट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, इतने सारी फैकल्टी काम कर रही है, तो पेड तो मिलेगा। मैं तो हमेशा ये कहूंगी कि पेड चीजों पे रिलाई कर लो अगर शॉर्ट शॉर्ट चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मेहनत लगाता है ना कोई एक एक बच्चा, क्योंकि इंटरव्यू में सर क्या होता है ना, पूरा एसेस करना पड़ता है एक एक बच्चे को। जी इंटरव्यू तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यूट्यूब पे कंडक्ट करा पाऊं, या मैं अलग से किसी बच्चे को, मतलब किस चीज को देखकर मैं उसको गाइड करूंगी। मुझे एटलीस्ट उसके बारे में पता तो होना चाहिए, वो बच्चा किस तरीके का है, कैसा है, एसेस करने का मतलब उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो सारा कुछ मुझे भी पता होना चाहिए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हम लोग सारा एसेस करके भेजते हैं। जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, वो ऑलरेडी एमएनएस क्वालिफाइड हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर मेखला मैम है, काफी अच्छी फैकल्टी है हमारे पास। तो इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जो भी रहता है सबकी क्लासेस अवेलेबल रहती हैं ऐप पर। पेड क्लासेस भी और फ्री क्लासेस यूट्यूब पे भी चलती हैं। बट इंटरव्यू की क्लास यूट्यूब पे भी डाल के कोई फायदा नहीं। हाँ, हम फ्री में चलाते हैं, बट आपको अगर लेना है तो आपको इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। एग्जैक्टली वो तो पेड ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को मैं यूट्यूब पे थोड़ी ना देख सकती हूँ। लाखों बच्चे एग्जैक्टली देख रहे हैं आज आपके चैनल के थ्रू, तो मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, एक एक बच्चे को मैं इस तरह उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग गाइड करूंगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही बच्चों को एक ही पर्सनैलिटी, क्योंकि हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। और बताना चाहूंगी, अच्छे से तैयारी करो, बहुत ही बेहतरीन शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ कि यार तुमको करना है, लड़के करें या ना करें, प्रॉपर्टी पापा की उनको मिलेगी, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो तुम सब लोग बहुत मेहनत करो, आगे बढ़ो। और जब अपना पैसा होता है ना, तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता है। और जो भी लड़कियां अभी हमारी लग गई है ना, बहुत थैंकफुल रहती है मेरी। मुझे प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट मेरे मेडिकल इश्यूज की वजह से मैंने नहीं ज्वाइन कर पाया, ठीक है। बट जब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ यार, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, उनके थ्रू जी रही हूँ। आज मैं ज्वाइन होती तो ओनली मैं फौज को सर्व कर पाती। आज बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो सारे लोग सर्व कर रहे हैं, और मुझे लगता है मैं और भी ज्यादा बेस्ट काम कर रही हूँ। तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। इसलिए तो हम थैंक आपके वो बहुत थैंकफुल रहेंगे। यस ओके सो मैम ने सभी डाउट्स यहाँ पे एकदम क्लियरली एकदम क्लैरिटी के साथ बताए हैं जो कि डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा मैम। थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए आप जो भी डाउट्स ने पूछे बच्चों के आपने मतलब मुझे एज अ स्टूडेंट जब मैंने क्वेश्चन दिए आपको एज अ स्टूडेंट किया स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया तो अगर मैं स्टूडेंट होती क्योंकि मेल्स तो नहीं कर सकते तो अगर मैं स्टूडेंट होती तो डेफिनेटली इसके बाद तुम मेरे लिए कोई डाउट नहीं रहते। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ज्वाइन करने के लिए। एंड मैं बच्चों को भी बोलूंगा मैम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में उनके सारे प्लेटफॉर्म्स की लिंक है यूट्यूब की लिंक है वेबसाइट की लिंक है जो भी लिंक्स है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में
दे देंगे। आप डेफिनेटली चेकआउट करिए, चैनल चेक करिए, और जो भी चीजें हमने मैम के साथ डिस्कस की है वो आप उनके चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी प्लेटफॉर्म से वहां पे आप चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करना है तो एक गाइड की जरूरत जरूर होती है नर्सिंग में, जब या फिर करियर में गाइड की जरूरत होती है। तो प्रियंका मैम है जो आपको, लाइक, यू कैन चूज एज अ गाइड, एंड आपकी जर्नी बेस्ट रहेगी। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन वंस अगेन। जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप डेफिनेटली। नो, बस मेहनत करते रहो, अपने आप फल मिलेगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लेना, वहां पे कमेंट सेक्शन पे डाउट डालना, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मुझे सर के साथ पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। ऑल द बेस्ट सर, आपको भी। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू मैम वंस अगेन, थैंक यू मच, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो में बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए, मे गॉड ब्लेस यू।